ना हम सफ़र ना किसी हमनसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। क्योंकि हमें ही पता है कि कांटा लगा कहाँ है, घाव कितना गहरा है और मरहम लगाने की ज़रूरत कहाँ है। नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय सिंह राजपूत और आप जुड़े हैं हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के क्रम में ही तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसके पहले अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले उन्हें देखिएगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं और बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो आने वाले वनडे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो साथियों, जैसा कि इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि आपके सिलेबस में पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चंस की जो भाषा होती है वो बहुत ही सरल होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ तथ्य आज हम चर्चा करने वाले हैं उनसे आपको उतना पर्याप्त कंटेंट मिल जाएगा कि आप आने वाली परीक्षाओं में इससे जुड़े सवालों को बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। तो साथियों, तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो सबसे पहला जो बिंदु यहाँ से बनता है वो यह है कि इस योजना की जो निर्धारित तिथि थी, जो समयकाल था, उससे आपका क्वेश्चन बनता है। तो इसके पहले हमने अध्ययन किया था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। उसमें हमने जाना था कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो सन 1951 से 1966 तक चलती है। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो 1966 से 1961 तक चलती है और जो तीसरी योजना है वो 1961 से 1966 के बीच तक चलती है। जी हाँ साथियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है और इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो इस योजना का समय है वो 1961 से 1966 तक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर पहला जो हमें जानने का महत्वपूर्ण बिंदु हो वो यही होने वाला है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसका यह है कि यह योजना किस मॉडल पर आधारित थी। जी हाँ साथियों, यह जो योजना है वो किस मॉडल पर आधारित थी, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना एवं दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय को जानने के बाद हम दूसरा बिंदु यही चर्चा कर रहे थे कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना या पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। इसी तरह ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये जो है किस मॉडल पर आधारित है, यह बिंदु यहाँ से बड़ा महत्वपूर्ण बनता है। तो साथियों, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और जो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये जो है जी सैंडी या जॉन सैंडी, श्री सुखमय चक्रवर्ती एवं पीसी महालनोबिस के मॉडल से ही प्रभावित थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है और आपको ध्यान में भी रखना है कि ये जो तीसरी योजना है ये जॉन सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती एवं महालनोबिस मॉडल से ही प्रभावित थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम इसके अगले बिंदु की चर्चा करें तो जैसा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग क्षेत्र को सर्वाधिक महत्ता दी गई थी, उसी तरह तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको रिलेट करके जानेंगे, इसको रिलेट करके समझेंगे। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य जो लक्ष्य था वह अर्थव्यवस्था को गतिमान एवं आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य था। जी हाँ साथियों, अर्थव्यवस्था को एक निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ाना एवं आत्मनिर्भर बनाना, क्योंकि उस समय जब ये योजनाएं शुरू हुई थी या चल रही थी तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था विभिन्न देशों पर कहीं ना कहीं निर्भर थी। हम जो है खाद्यान्न का आयात करते थे, अन्य जो मूलभूत ढांचा है उससे संबंधित सुविधाओं का आयात करते थे। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाना है, ठीक है, और जो इसी के साथ जो दूसरा बिंदु था वो आत्मनिर्भर बनाना था कि हम खाद्यान्न के क्षेत्र में और अन्य विभिन्न सुविधाओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें, अपने उपभोग की सामग्री का उत्पादन हम स्वयं कर सकें। साथियों, आगे चर्चा करें
तो जो अगला बिंदु है, तो इस योजना का एक महत्वपूर्ण बिंदु और स्मरणीय बिंदु यह है कि इस योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ साथियों, इसको गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है पूर्व की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो पूछा गया था कि गाडगिल योजना किस योजना से संबंधित है या गाडगिल योजना किसे कहते हैं। ठीक, तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसको गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसको स्मरण में रखना है आपको। और आगे बढ़ें इसी श्रृंखला में, अगर हम आगे बात करें तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो साथियों 5.6% तीसरी पंचवर्षीय योजना का विकास दर निर्धारित किया गया था, जिसमें हमें इसकी प्राप्ति हुई थी वो निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम ही प्राप्ति हुई थी। उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण था, उसकी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो निर्धारित लक्ष्य 5.6% था, उसकी परिप्रेक्ष्य में जो प्राप्ति हुई थी हमें वो 2.4% की थी। अब आप यहाँ से इसकी तुलना कर सकते हैं कि वास्तव में कितनी असफल रही है। इसे वो हम पूरी तरह से असफल कहेंगे, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण कारण भी था, उसकी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ आपको यह तथ्य ध्यान में रखना है कि जो निर्धारित विकास लक्ष्य था वो 5.6% निर्धारित किया गया था और जो प्राप्ति हुई थी वो 2.4% की हुई थी। आगे बढ़े तो साथियों बात करें तो इसी योजना का जो एक मुख्य बिंदु है वो यह है कि रूस की सहायता से बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। जी हाँ साथियों, बोकारो जो झारखंड में है, तो रूस की सहायता से उसकी स्थापना की गई थी 1964 में। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है और यहां से भी आपके प्रश्न बनते हैं अक्सर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रूस की सहायता से हुई थी। ये एक इसका महत्वपूर्ण बिंदु रहा। आइए साथियों चर्चा करते हैं कि ये योजना असफल क्यों रही थी। तो देखिए, कोई योजना असफल तभी होती है या मानी जाती है जब उसके निर्धारित लक्ष्य निर्धारित समय में हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसका समय 1961 से 1966 के बीच में था, तो इसकी असफलता का सर्वप्रमुख कारण यह था कि इसमें इस समय काल के बीच में सन 1965 में जो है, एक तो इंडिया और चाइना का युद्ध हो जाता है, हमारे देश का और चाइना का युद्ध हो जाता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि 1962 में जो है चाइना और इंडिया का युद्ध हो जाता है और 1965 में जो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था जिससे हुआ क्या कि इस योजना को वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाए। क्योंकि साथियों, जब किसी देश का किसी अन्य देश से युद्ध होता है तो बहुत सारे संसाधन, एक तरह से पूरा तंत्र उसमें लग जाता है और आंतरिक व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न होती हैं। तो एक इसकी असफलता का सर्वाधिक प्रमुख कारण यह था कि इसमें क्या है, 1962 में 1962 में चाइना के साथ युद्ध हो जाता है। वहां से जब हम उभरने की कोशिश करते हैं तो फिर 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है। तो उस कारण से, और एक महत्वपूर्ण कारण साथियों और था, इसको भी मुझे लगता है यहाँ पर चर्चा करना आवश्यक है कि 1965-66 में फिर एक बहुत भयंकर सूखा पड़ता है हमारे देश में। तो उससे भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था जिससे हमारी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में हम असफल रहे थे। चलिए मुख्य बिंदुओं की अगर हम फिर से बात करें, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय काल था वो 1961 से 1961 से 1966 तक था। और ये जो योजना थी ये जॉन सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती एवं पीसी महालोबिस के मॉडल से प्रभावित थी। इस योजना में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो यह था कि हमारी अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाना है और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु इसका यह था, इस योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और बोकारो में जो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी वो भी इसी योजना के अंतर्गत हुई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको मुझे लगता है कि आपको ध्यान में रखना चाहिए और उम्मीद है कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।
साथियों आगे बढ़ें तो हम चर्चा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है एक समय आता है जिसे योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। जी हाँ साथियों, ये 3 साल का जो वक्त था 66 से 67, 1966 से 1967, 1967 से 1968 और 1968 से 1969 तक का जो समय था वो योजना अवकाश का समय था, क्योंकि इस बीच में कोई पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं किया गया था। कारण इसकी हमने पहले चर्चा ही की, क्योंकि भारत में क्या था कि दो तो बड़े बड़े युद्ध हो चुके थे और 1965-66 में एक भयंकर सूखा पड़ चुका था, जिसके कारण ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी हमारी वो एक तरह से असफल रही थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो ये योजना अवकाश है, तो यहाँ पर एक एक वर्ष की जो योजनाएं बनी थी तो उसमें से आप ध्यान में रखिएगा कि पहली जो थी 1966-67 की थी, इसमें पहली एक वर्षीय योजना बनाई गई थी, और जो दूसरी योजना थी वो 1967-68 तक की थी, और जो तीसरी एक जो वन ईयर का प्लान था वो 1968 से 1969 तक था। इसमें भी अगर हम ये एक वर्षीय प्लान के बारे में बात करें तो ज़्यादातर इसमें उद्योग और अर्थव्यवस्था को गतिशील करने के संबंध में ही समतुल्य जोर दिया गया था, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तो वैसे परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इसका समय ही स्मरण में रखना है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है जो 66 में समाप्त हो जाती है, उसके बाद वो पूरी तरह से असफल रहती है। उसके बाद क्या है कि जो 3 है ये 1 ईयर प्लान बनते हैं, इसे एक तरह का योजना अवकाश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योजना अवकाश। आपको ध्यान रखना है, इसे योजना अवकाश की संज्ञा दी जाती है। और इसको ये तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता को ध्यान में रखते हुए इनका निर्माण किया गया था, तो इसको आप स्मरण में रखेंगे। साथियों आगे बढ़ें तो बात करते हैं हम कि चौथी पंचवर्षीय योजना की। जब 3 ईयर प्लान के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है तो उसमें क्या है कि चूंकि अब तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से विफल रही थी, बीच में एक तरह का योजना अवकाश रहा, तो उसके बाद जब चौथी पंचवर्षीय योजना बनी तो उसका समय जो रहा वो 1969 से 1974 तक रहा। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसका जो समयकाल है वो 1969 से 1974 तक रहा। और इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो स्थायित्व के साथ विकास की बात की गई थी। एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी इस पंचवर्षीय योजना में, और ये आपकी परीक्षाओं में इससे प्रश्न भी बना है, तो इस बिंदु को आपको ध्यान में रखना है कि स्थायित्व के साथ विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। आगे बढ़े साथियों, तो जो ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी इसका जो निर्धारित विकास लक्ष्य था वो 5.7% था। जी हाँ, 5.7% इसका निर्धारित विकास लक्ष्य था, और इसकी प्राप्ति की अगर हम बात करें तो 2.05% ही प्राप्त कर पाए थे हम इसके विकास लक्ष्य को। तो यहाँ पर आप यह भी कह सकते हैं कि यह योजना भी बुरी तरह से असफल रही थी। इसका कारण क्या था? इसका कारण था साथियों कि मौसम की प्रतिकूलता और बांग्लादेशी शरणार्थियों का जो एक समस्या उस समय बड़ी उत्पन्न हुई थी, तो इसका वो महत्वपूर्ण कारण था इसके असफल होने का। ठीक है, तो उस समय क्या था कि सूखा और दुनिया भर की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आ रही थी, और बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, जो देश के लिए एक वो क्राइसिस का दौर था। तो ये योजना भी एक तरह से असफल मानी जाएगी। ठीक है, तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसमें आपको इसका समयकाल याद रखना है, और इसमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी, और इसमें जो निर्धारित विकास लक्ष्य था वो 5.7% था, जो प्राप्त नहीं किया जा सका था। जो वास्तव में प्राप्त हुआ था वो 2.05% था। और समाजवादी समाज की स्थापना की बात भी इस योजना में की गई थी। और जो इस योजना की सफलता का प्रमुख कारण था वह यह था कि उस समय मौसम जो है देश की नीतियों के अनुकूल नहीं था, और बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या एक प्रमुख मुद्दा था। साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना है, इसकी शुरुआत जो है 1974 से होती है, और ये निर्धारित किया जाता है कि 1978 तक चलेगी।
निर्धारित किया जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। और तो जो इसके जो प्रमुख बिंदु हैं उसके बारे में आप देखें तो इसका जो सबसे प्रमुख बिंदु है तो इसमें गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहली बार दिया जाता है। जी हाँ साथियों, यहाँ से कई बार आपके प्रश्न बने हैं कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है। गरीबी उन्मूलन से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इसी में जो है आर्थिक स्थायित्व की बात भी की जाती है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही आर्थिक स्थायित्व की बात की जाती है। और अगर हम बात करें अगले बिंदु के बारे में तो इसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाता है जिसका जो समयावर्ष है वो 1975 है। यहाँ से भी आपका ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था या चालू किया गया था, उसका वर्ष क्या था। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का में शुरू किया गया था और इसका जो समय है वो 1975 था। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें इसके विकास दर की तो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें 5.5% विकास दर निर्धारित किया गया था। लेकिन कुछ समय बाद जब कुछ वहाँ के अर्थव्यवस्था का माहौल देखा गया और कुछ ऐसी स्थितियां बन रही थी देश में तो इस निर्धारित लक्ष्य को फिर कम करके 4.4 कर दिया गया था, यानी कम कर दिया गया था। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये कि परिवार नियोजन के बारे में भी इस योजना में बात की गई थी। परिवार नियोजन से संबंधित कार्यक्रम चलाए गए थे। और साथियों इस योजना के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इसके बाद जनता पार्टी की सरकार आती है तो उस योजना को जो है मोरारजी देसाई जी जब बनते हैं देश के प्रधानमंत्री तो इस योजना को 1 वर्ष पहले ही खत्म कर दिया जाता है। जी हाँ, इस योजना को इसको चलना था 1978 तक, लेकिन इसको जो है 1977 में ही खत्म कर दिया जाता है। और इसके बाद फिर क्या होता है और कैसा प्लान बनता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये योजना चलना था 1978 तक, लेकिन इसको जो है 1977 में ही खत्म कर दिया जाता है, यानी 1 वर्ष पहले ही खत्म कर दिया जाता है। और इसको जो है इसके जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में भी वहाँ उतनी महत्ता नहीं हो पाती है। तो ये रहे कुछ इसके मुख्य बिंदु। और इसको अगर हम दोबारा रिवाइज करें तो जो इसका टाइमिंग है वो 1974 से 1978 तक रहे और इसको 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु ये थे कि इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और परिवार नियोजन से संबंधित जो नियम कानून बनाने की बात भी इस योजना में की गई थी। हालांकि इस योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद फिर रोलिंग प्लान बनता है, तो उसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। इस योजना में बस यही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा और जरूर आपके लिए कुछ उसमें महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी। तो इसी तरह जुड़े रहिएगा, अपना प्यार बनाए रहिएगा। धन्यवाद।